बाप रे बाप, ईसीएचएस के नाम पर इतना बड़ा धोखा सच में सोच भी नहीं सकते आप लोग। सैनिक भाइयों नमस्कार, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीसीएन न्यूज 24। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आज सीधा बात करेंगे मुद्दे की, ईसीएचएस की। यदि आप भी ईसीएचएस में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी जानकारी देने वाली होली है, क्योंकि ईसीएचएस को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एक फौजी हैं गोपाल किशन फौजी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है ईसीएचएस को लेकर। देखिए यहां पे लिखा है, पूर्व सैनिकों के साथ बहुत बड़ा धोखा। और मुझे पता है आप सब के सब लोग ईसीएचएस में इलाज करवाने के लिए जरूर कभी ना कभी गए होंगे, या आपका कोई ना कोई जानने वाला जरूर गया होगा। ईसीएचएस को बंद करो। अगर वाकई ईसीएचएस के नाम पर इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा गद्दारी हो रही है हमारे देश के सैनिकों के साथ, तो क्या ईसीएचएस को बंद कर देने की मांग अगर है तो क्या वो सही है? आप लोग भी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और पूर्व फौजी के खुलासे से मचा हड़कंप। देखिए पूर्व फौजी हैं ये गोपाल किशन जी। हमारे संवाददाता धीरज जब जंतर मंतर पे, हालांकि इनका 20 फरवरी से धरना चल रहा है, आप सबको पता है। हमारे सहयोगी धीरज जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो बातचीत की और जो इन्होंने खुलासा किया ईसीएचएस को लेकर के, वो वाकई चौंकाने वाले खुलासे थे। अब एक बार आप वो वीडियो देखिए किस तरीके से जो इन्होंने ईसीएचएस के खुलासे के बारे में क्या क्या चीज बताई है। जो ईसीएचएस के बारे में, ईसीएचएस जो आप बता रहा हूँ, ईसीएचएस हमारा जो एक्स-सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बोलता है, वो हमारा ही पैसे से चलता है। और पब्लिक की एक सोच है, सरकार भी ऐसी सोचता है, ये गवर्नमेंट के फंड से आता है। गवर्नमेंट हमको कोई भी जो एक टाइम ऐसे थे 2004 का पहले, हमारा कोई भी इलाज हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल में होते थे, हमारा परिवार का, हमारे पेरेंट्स का, सबको होते थे, लेकिन उसी में कोई भी पैसा हमसे नहीं लेते थे, फ्री में होते थे। सरकार अभी तक फ्री में कुछ भी नहीं करता है। ये एक बात मैं ये बता रहा हूँ, अगर हम पेंशन आता है तो हमारा पेंशन आने वाला टाइम का 15 साल का बिक्री करके उस 15 साल का पैसा का एक अमाउंट बना के वो हमको एक अमाउंट देंगे, उसी का ब्याज सहित वापस लिया जाता है। 15 साल वो ईएमआई में कटौती किया जाता है। तो इसका मतलब आप ये नहीं सोचना, जो आपका सेना का जवान अगर पेंशन आता है तो उसको 20 लाख मिल गया, 40 लाख मिल गया, तो सरकार ने कुछ दिया, उनका आने वाला पेंशन से उनको कटौती करके 15 साल का करती, उसके कंपटीशन बोला जाता है, उसमें से दिया गया। इसके अलावा ये कि हमारा एक इंश्योरेंस है, एजी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, आप वो सोचता है वो भी फ्री में, वो फ्री में नहीं है। वो भी हमारा महीने का तनख्वाह से उसके एक निश्चित राशि उसके अंदर कटौती करके उसके अंदर डालता है। उसी से जो हमारा बड़ा इलाज, हमारा डिसेबिलिटी और पेंशन्स जो भी है, आते टाइम पर हम सही सलामत निकल के आता है तो उसमें से कुछ पैसा हमको वापस भी किया जाता है, ये होता है। और एजी, उसको एजी बोलता है, वो हमारा पैसे से होता है। और जो प्रोविडेंट फंड जो है वो भी हमारा तनख्वाह से काटता है, सरकार के पास रखता है, और हम उसके बाद हम आते टाइम पर हमको वापस दिया जाता है। तो इसका मतलब हमारा जितना भी पैसा है जो हमारा तनख्वाह से काट के, उससे एक अच्छी पूंजी सरकार अपना तरफ भी बना देता है, उसमें से कुछ फ़ायदा हमको भी मिलता है, बस यही है। बाकी जो ईसीएचएस जो हमारा इलाज जो है वो सेना में बिल्कुल फ्री था, लेकिन पूर्व सैनिकों को उससे भी बाहर रख दिया गया है। ईसीएचएस आ गया और ईसीएचएस के अंदर तमाम विसंगतियाँ भी लेकर आ गया, जो हमारा पैसा लेके हमें इलाज कर रहा है। तो एक महीने में हमारा 1000 रुपये हमारा मंथली जो हमारा कटिंग किया जाता है पेंशन से, जो उसी के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बोलता है, जो एफएम में बोलता है, ये 1000 रुपये पेंशन से हर महीने लिया जाता है। वो एक सिपाही को भी 1000 रुपये लिया जाता है, और अब चीफ ऑफ आर्मी से जो रिटायरमेंट हुआ है, चीफ ऑफ आर्मी से भी 1000 रुपये लिया जाता है, सारे रैंक से 1000 रुपये। और ये 1000 रुपये लेने के बाद वो हमारा जो बहुत बड़ा एक पूंजी, 1 तारीख को 28 लाख पूर्व सैनिक, 7 लाख वीर नारीज बोला है, तो 35 लाख जो पेंशनर के पास से 1000 रुपये 1 तारीख को अरब करोड़ बनता है। उसमें से चंद बीमारियां हमारा इलाज करता है, उसका सरकार का तरफ से पेमेंट कर रहा है, लेकिन फ़ंड हमारे से लिया है। और इसके अलावा हम पेंशन आते टाइम पर भी 1 टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन भी लिया जाता है। एक जो हमारा जेसीओ जो हमारा सिपाही से लेकर हवलदार तक हमारा 30,000 रुपये लेता है 1 टाइम, और हमारा जेसीओ रैंक से जो 67,000 रुपीज़ लिया जाता है, अफसर से 1,20,000 लिया जाता है। तो ये एक बात इसी में विसंगति, और 1,20,000 रुपीज़ हमारा अफसर देता है, तो अफसरों को हॉस्पिटलों में बहुत बढ़िया सुविधा दिया जाता है, उसको पे वार्ड्स दिया जाता है, जो कि हमारा एम्बालमेंट हॉस्पिटल होता है।
जो पेमेंट उनसे किया जाता है, सरकार से किया जाता है, हमारे ECHS फंड से किया जाता है। लेकिन ऑफिसर से 1,20,000 रुपये लेने का कारण यही था, उसमें थोड़ा सा अफवाह फैला कर रखा हमारे अफसरों ने, पूरा पूर्व सैनिकों को, देशवासियों को, सरकार को गुमराह करके रखा है। जो हम लोग एक महीने में 6,000 पूर्व सैनिक रिटायरमेंट होके आता है, तो 6,000 पूर्व सैनिकों के बीच में जो अफसर कम से कम 15, 20, 40 तक ही आता है, बाकी पूरा JCU जवान आ रहा है। तो मैंने आपको बताया 30,000 के हिसाब से और 67,000 के हिसाब से वहाँ पैसा निकल जाता है वन टाइम का, वो भी अरब करोड़ रुपया बन जाता है हर महीना। उसके बाद 35 की उम्र में 90% लोग पेंशन आ रहा है। 35 की उम्र में आपको बता रहा हूँ, 35 की उम्र में आता है तो हमारा युवा को मेंटेन करने के लिए, यंग फोर्स के लिए पता जवान कहा जाता है, तो सेना के लिए जवान चाहिए। तो 35 की उम्र में हमको आना पड़ रहा है, वो सरकार की तरफ से हमको उस टाइम पर भेजा जाता है। तो 35 की उम्र में हम आते टाइम पर जो आज हम पेंशन हो रहा है, तो कल के दिन में भी हमारा साउंड हेल्थ और साउंड फिजिकल हमारा मेंटेन किया है, जो कि सेना के अंदर साउंड फिजिकल और साउंड जो हेल्थ तो मेंटेन करना पड़ता है। तो फिजिकल का मतलब हमारा भाग दौड़ जो भी होता है, जो 5-5 किलोमीटर का पास होना पड़ता है। इसका मतलब मैं आज पेंशन हो रहा है तो कल का डेट में ये सब पास हुआ है। लेकिन वो 58 की उम्र में आने वाला या 56 की उम्र में आने वाला या 60 की उम्र में आने वाले जो अफसरों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं होता है, जो कि वो उम्र है, उसका एज है, इनके AC जैसे पास होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो तमाम बीमारियां लेकर आता है, वो उम्र है लाइफस्टाइल बीमारी की उम्र। तो अफसर इस उम्र में आता है तो उनका परिवार भी उसी का आसपास का उम्र में होगा, उसका पेरेंट्स उससे भी उम्र का होगा, तो इनके इलाज उसी दिन से शुरू हो गया। तो भारत सरकार ने उससे 1,20,000 रुपये ले लिया और महीने का 1,000 ले रहा है, हमारे बराबर का 1,000 ले रहा है। तो 1,20,000 रुपीज़ उनसे वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए लिया गया है। और हम 35 की उम्र में आ रहा है, तो ये 35 की उम्र में मेरे से 30,000 रुपये लिया, तो मेरा 60 का उम्र तक जो मेरा परिवार और मेरा कोई इलाज नहीं होता है। हम एक पैरासीटामोल को दवाई लेने के लिए हम कोई ECHS में नहीं जाएंगे, हम अगल में जो मेडिकल स्टोर में जाकर ले लेंगे। बड़े बड़े बीमारियां तो सभी लोगों को नहीं होता है। तो जो 30,000 रुपये मैंने दिया है, 8 साल में जाके 30,000 रुपये 60,000 बन जाता है, अगले 8 में वो 1,20,000 बन जाता है। जो 35 की उम्र से लेकर 60 की उम्र तक देखो, हमारा 25 साल बाकी है। 25 साल के अंदर हमारा पैसा वो 1,20,000 से भी ऊपर जा चुका है। समझ रहे बात को? इसी में से भी सरकार को फ़ायदा है। और हमारे जो JCO रहेंगे वो 67,000 दे रहा है, वो 48 और 50 की उम्र में आता है, जो वो भी पैसा इसलिए 67,000 रखा गया है, वो भी डबल हो जाता है, वो भी 1,20,000 से ऊपर चला जाता है। ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सरकार ने, भारत सरकार ने, ये हमारा MOD ने। लेकिन हमारा पूर्व सैनिक अधिकारी एकदम बोल देता है 1,20,000 रुपये मैंने दे दिया, इसका हमारा सुविधा ज़्यादा है। ये गुमराह है, अफवाह है। हमारा भी कई पूर्व सैनिक जो संगठन रहता है, देशीय संगठन रहता है, अफसरों का संगठन रहता है, ये लोग भी किसी जगह पर खड़ा होकर मीटिंग, MOD के साथ में एक मीटिंग लगाया। हमारा एक संगठन था वॉइस ने, हमने सुना है, 3-4 महीने पहले हमने वीडियो में भी देखा था, MOD के साथ में बातचीत किया है। और पे अवार्ड्स देने के लिए, अफसरों का बराबर का जो हमें जो अकोमोडेशन देने के लिए ECHS के लिए बातचीत हुआ है। उसमें लिए ये कहा गया है 30,000 रुपये जो इसने जो दिया है, वो 1,20,000 रुपये जो होने के लिए अभी कितना बाकी है, 90,000 कोई बाकी है। 90,000 रुपीज़ दे दो तो वो सुविधा मिल जाएंगे। ये हमारा भी जो देशीय संगठन कुछ बेवकूफ़ संगठन होता है, उसका जो कमेटी होता है, जो उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, प्रेसिडेंट रहता है, जो उसके अंदर सेक्रेटरी रहता है, बेवकूफ़ी तरीक़े से बातें करता रहता है। जंतर मंतर में 1 साल से बैठा हुआ है, सब दिमाग लगा के सरकार का साथ में हम बातचीत कर रहा है। और 1 साल बैठने की वजह से सारे हकीकत हमको पता चलता है। और जितना भी भारतवर्ष में जितना भी पूर्व सैनिक जहाँ भी बैठा है, वो हमसे ही सवाल पूछता है। जो जंतर मंतर हम बैठा है, क्या हो रहा है, किसी ने भी किसी भी जगह पर कोई भी रैली निकाल दिया हमें तोड़ने के लिए, लेकिन जो हमारे पास फ़ोन आता है हमसे पूछता है जंतर मंतर का नाम तो वो गुप्त रूप से जंतर मंतर का लिया जाता है, तो ऐसे में हमसे पूछता है। लेकिन मैं आपका चैनल के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो ECHS का हकीकत मैंने अभी जो बताया ये है, कंट्रीब्यूशन का जो हकीकत मैंने बताया था। हम लोग अगर वन टाइम कंट्रीब्यूशन अगर 30,000 दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं सोचना आने वाला 60 साल की उम्र तक हमारे एक भी नया पैसा हमें कोई इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं होता है। और सरकार को उसमें से फ़ायदा ही फ़ायदा है, और हमारा पैसे से और फ़ायदा उठाता है। और इलाज के लिए हमारा अफसर अच्छी सुविधा लेके जा रहा है, तो हमारा पैसे से ही जा रहा है। तो
उनको सुविधा मिलने दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बीमार सबके लिए एक जैसा है, जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सिपाही व अफसरों को बीमारी में दर्द एक सा, तो ECHS द्वारा इलाज में भेदभाव क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है, उसके जवाब दिया मैंने, जो कि हमारा अफसरों ने बहुत चालाकी तरीक़ा से, हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी जो है सरकार को गुमराह करके रखा है। 75 साल से हमारा जो भी मांग है सरकार से वही कर रहा है। तो मैंने आपको एक जो उसके अंदर एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है, यही है आपका चैनल के लिए धन्यवाद। अब आपने गोपाल कृष्ण जी का ये पूरा बयान सुना, किस तरीके से इन्होंने जो है ECHS के को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा और वो जानकारी दी है जो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ना पता हो। यदि आपको लगता है कि गोपाल कृष्ण जी ने जो जानकारी दी है ECHS को लेकर के वो सही है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्यों, क्या वाकई अगर देश के सैनिकों का पैसा ही ECHS के अंदर इलाज के नाम पर लग रहा है और उसके बावजूद भी सही तरीके से ECHS में सुविधाएं ना मिले, इलाज ना मिले, तो इसको लेकर के आप अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा। एक चीज और कहूंगा, यदि आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से हम अच्छी खबरें, जेन्युइन खबरें और सच्ची खबरें दिखाते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को शेयर करके करें, चैनल को सब्सक्राइब करके करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और आप अपने विचार इसके कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। तमाम साथियों को मेरा जय हिंद, जय भारत।